नमस्कार, वेरी वार्म गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आज का सब्जेक्ट एज अ लॉयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अपनी जो प्रैक्टिस है या प्रोफेशन है उसे एक नया आयाम देता है। अगर आप जजमेंट जानते हैं, जजमेंट साइड कर दे, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी आप जजमेंट साइड करते हैं तो सिर्फ कोर्ट के जज का ध्यान नहीं, आपके जो अपोनेंट है उस लॉयर का ध्यान नहीं, लेकिन बाकी सारे मतलब कोर्ट में जितने भी लोग हैं सबका ध्यान आपकी तरफ जाता है। तो उस एंगल से जजमेंट्स कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ सकते हैं। तो मुझे याद है कि जब भी मैंने जजमेंट साइड किया है तो थोड़ा अपना जो आर्ग्यूमेंट्स का या प्लीडिंग्स का, जो भी हम लोग कोर्ट के सामने प्लीड करते हैं या फिर ड्राफ्टिंग में हम जब जजमेंट्स देते हैं तो वो थोड़ा वैल्यू बढ़ जाता है, तो इसकी हमें बहुत मदद होती है। तो जजमेंट्स रीडिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, और हमको जजमेंट मालूम होने चाहिए। लेकिन क्या जजमेंट सारे जजमेंट मालूम होना इतना आसान है? इट्स नॉट इजी, इवन आई नो कि बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन ये आज की मेरी छोटी सी कोशिश है कि मतलब कि जितना थोड़ा कुछ मैंने सीखा है मैं सोच रही थी कि आप लोग से शेयर कर दूं। तो जजमेंट रीडिंग क्या इजी है? अगर मतलब आप जजमेंट देखेंगे तो कुछ दे रन्स इनटू नॉट इन 100 पेजेस, बस 700 पेजेस, एंड सम आर इनटू, मतलब अगर चार्जशीट 3000 की है पेजेस की, कभी आपने 8000 पेजेस की भी चार्जशीट सुनी होगी जब बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह केसेस में होते हैं। तो लेकिन उसका जजमेंट भी ऐसा नहीं, अगर हजारों पेज में नहीं है तो कम से कम सैकड़ों पेजों में है, तो आप कैसे पढ़ोगे? तो उसका एक मैंने अपने तरीके से एक छोटा सा तरीका ढूंढा है, आई वांट टू शेयर विद यू। तो सबसे पहले जब भी आप कोई साइटेशन केस लॉज पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आप उसके फैक्ट्स पे ध्यान दीजिए। अब फैक्ट्स का मतलब क्या है? घटना क्या घटी थी वो आपको मालूम होना चाहिए कि घटना क्या घटी है। अब जजमेंट आपने कोई वेबसाइट से या फिर कोई किताब से आपने निकाल लिया, तो सामने आपको पहले जो एक नजर दौड़ानी है। सी इफ यू रीड द कंप्लीट जजमेंट इट्स वेरी गुड फॉर यू, बट सम टाइम इट इज नॉट पॉसिबल अनलेस वो जजमेंट आपको लागू होता है, तभी आप वो पूरा पढ़ते हैं। लेकिन एक जजमेंट फास्ट रीडिंग करना है तो सबसे पहले आपको तीन चीजें हैं उसमें। पहला चीज है कि आपको फैक्ट्स पे ध्यान देना है। अब फैक्ट्स पे कैसे जाएंगे? ऐसे तो कहीं फैक्ट्स लिखा नहीं होता है केस में, सम जजेस डू राइट कि फैक्ट्स ऑफ द केस, लेकिन नहीं लिखा है तो ऐसे समय में आप क्या करोगे? उसका सिंपल तरीका है, आप फैक्ट्स में उसमें नेम्स ढूंढिए, नाम ढूंढिए। रामलाल, श्यामलाल, इमरान, जो भी नाम लिखा है आपको फटाक से वही ढूंढना कि नाम कहाँ पर लिखा है। वहां नाम के वहां घटना हो गई, कंप्लेनेंट, अक्यूज, ये कॉमन सब्जेक्ट वर्ड्स है, लेकिन जो अगर नाम लिखा है तो वो बहुत कम होगा। पिटिशनर रिस्पोंडेंट कहीं एक्स वाई जेड लिखा होता है जहां उनको नाम डिस्क्लोज नहीं करना है, अदरवाइज पूरा कंप्लीटली नाम दिया, तो आपको तुरंत आपको नाम ढूंढना है, वहां से आपको घटना पता चल जाएगी। वहां एक बार घटना पता चल गई तो आपको नेक्स्ट लीगल इश्यूज में क्या इन्वॉल्व है। सेकेंड इज, पहला फैक्ट हो गया, घटना हो गई, दूसरा है लीगल इशू। उसमें लीगल इशू क्या है? अब लीगल इशू आप कहाँ से ढूंढेंगे? कई बार क्वेश्चन ऑफ फ्रेम किया रहता है कि ये क्वेश्चन हैज टू बी डिसाइडेड, तो वो तो मिल जाता है, क्योंकि अगर आप इस समय हमारे जमाने में नहीं था, लेकिन अब मतलब कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो आप फाइंड कर सकते हैं कि क्वेश्चन लॉ फॉर्मुलेटेड गाइडलाइंस आप तुरंत ढूंढ सकते हैं। लेकिन ऐसे समय में जब आपको नहीं है, आपके सामने किताब है, तो आप कैसे? तो लीगल इशू क्या उसमें डिसाइड हुआ था? अगर वो ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये तीन कोर्ट है जो मेन मतलब जजमेंट आता है, तो अब अगर हाई कोर्ट के सामने है आपका मैटर, या हाई कोर्ट का जजमेंट आप पढ़ रहे हो, तो उसमें ट्रायल कोर्ट ये वर्ड आप ढूंढेंगे ना, तो ट्रायल कोर्ट ने क्या डिसाइड किया और वो लीगल इशू के अगेंस्ट पिटिशनर क्यों आया है कोर्ट में, कंप्लेनेंट क्यों आया, अपेलेंट क्यों आया, ये आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो लीगल इशू क्या डिसाइड हुआ था ट्रायल कोर्ट में, ये लीगल इशू वर्ड भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट होगा कि कंक्लूजन, ये सबसे सिंपल आसान तरीका कि आपने आखिरी लाइन पढ़ ली, जजमेंट का आखिरी पैरा पढ़ लिया और आपको पता चल गया कि क्या पढ़ना है और इस जजमेंट में क्या डिसाइड हुआ है और ये जजमेंट आपको लागू होता है कि नहीं लागू होता है। लेकिन कई बार कंक्लूजन मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो मतलब वो पूरा मिरर इमेज नहीं होता है, आप समझ नहीं सकते कि कंक्लूजन से ये जजमेंट आपको लागू होगा कि नहीं होगा। तो आपको पूरा जजमेंट पता होना चाहिए। उसका सिंपल तरीका है, आप फैक्ट्स ढूंढ लीजिए, उसमें लीगल इशू डिसाइडेड ढूंढ लीजिए, कंक्लूजन ढूंढ लीजिए। अगर वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है तो हाई कोर्ट ने एरर कहाँ किया है, या हाई कोर्ट वेयर द हाई कोर्ट हैज कई बार ऐसा मैनिफेस्ट डिफेक्ट बोलते हैं कि हाईकोर्ट ने डिफेक्ट इसमें किया है, या फिर उसका मैनिफेस्ट एरर है, हाईकोर्ट हैज नॉट डिसाइडेड प्रॉपरली, ये सारे कीवर्ड्स है।
बट मेन आपको लीगल इश्यू हाई कोर्ट ने क्या डिसाइड किया ये आपको देखना। अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए आप देख रहे हैं तो, और ट्रायल कोर्ट के लिए हाई कोर्ट जा रहा है तो हाई कोर्ट में हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट की कौन सी गलती को पॉइंट आउट कर रहा है, व्हाट ट्रायल कोर्ट हैज हेल्ड। द इजी वर्ड इज ट्रायल कोर्ट ने क्या हेल्ड किया है, हाई कोर्ट ने क्या हेल्ड किया है। तो ये सब की वर्ड्स है, मेन है फैक्ट्स, दूसरा लीगल इशू, कंक्लूजन। एंड ट्रस्ट मी, आपको अभी ये डिफिकल्ट लग रहा है, बट व्हेन यू विल गो इन फ्रंट ऑफ अगर आपने मेरे कहने के बाद अगर आपने 50 जजमेंट भी पढ़ लिए तो यू विल बी थॉरो इट, आपको तुरंत जजमेंट देखते पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है। यू नीड नॉट रीड द कंप्लीट जजमेंट, बट द की टू सक्सेस इज टू रीडिंग कंप्लीट जजमेंट। लेकिन अगर 10 जजमेंट है तो 10 जजमेंट तो हम तुरंत नहीं पढ़ सकते, और कौन सा जजमेंट लागू होता है नहीं लागू होता है ये अगर हमको पूरी तरह कोर्ट के सामने देना है, वेदर इट अप्लाइज टू अस और नॉट, तो आपको पूरा जजमेंट रीड करना है। बट व्हेन आई एम सेइंग देयर आर बंच ऑफ जजमेंट्स, जैसे एंटीसिपेटरी बेल है उसके लिए बहुत सारे जजमेंट्स है, तो कौन सा जजमेंट आपको लागू होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंडमार्क जजमेंट की बात अलग है, लेकिन अगर डिवोर्स मैटर्स में एन्युअलमेंट है, एन्युअलमेंट में कई तरीके हैं, डिवोर्स के कई तरीके, क्रुअल्टी इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर, लेकिन आप कौन सा जजमेंट पढ़ेंगे, आप घोष का जजमेंट पढ़ेंगे या फिर कोई अग्रवाल का जजमेंट पढ़ेंगे, कौन सा, ये बहुत डिफिकल्ट है। तो ऐसे समय में ये 3 चीजें आपको हमेशा देखनी है, फैक्ट्स क्या है, केस क्या है, उसमें लीगल इशू क्या डिसाइड किया है, और कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन सबसे आसान तरीका है, बट इट्स नॉट ऑलवेज करेक्ट व्हेन यू गो डायरेक्टली टू कंक्लूजन, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि जजमेंट किस बात पे और किस बिना पे तय हुआ है, कंक्लूजन पे जजेस कहाँ पर पहुंचे हैं। ये सबसे एक सिंपल तरीका हो गया। अभी थोड़ा और आगे जाते हैं इसी रास्ते पर चलने में। अगर कोई क्रिमिनल मैटर में जजमेंट आप पढ़ रहे हो, कोई भी क्रिमिनल मैटर, वो मर्डर हो सकता है, रेप हो सकता है, या फिर डकैती हो सकती है, उसमें एक आपको सबसे, अब क्रिमिनल मैटर्स में हम लोग अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है, जो 90% पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ऐसे समय में आसान तरीका यह है कि डिफेंस लॉयर ने उसमें क्या, डिफेंस वर्ड डिफेंस आपको यूज करना है, डिफेंस ने या अक्यूज ने क्या पॉइंट रेजेस किया है, तो आपको डिफेंस सारे समझ में आ जाएंगे। ऐसे समय अगर आपने डिफेंस क्या लिया है तो वो सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो मोस्टली क्रिमिनल मैटर्स का जब भी जजमेंट्स आप पढ़ते हो तो सबसे आसान तरीका है कि डिफेंस ने क्या, द डिफेंस हैज टेकन दिस पॉइंट, डिफेंस हैज टेकन brought this to the notice of the trial court or the high court, अगर whatever respective court है। तो क्रिमिनल मैटर्स में काफी आसान है। नाउ नेक्स्ट इज सिविल। सिविल में अपोनेंट लॉयर का जो भी लॉ पॉइंट्स रहेगा, तो अब लॉ पॉइंट्स तो अलग अलग कभी नहीं हो सकता, लेकिन उसका इंटरप्रेट करने का हर आदमी का तरीका अलग होता है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ सिविल मैटर्स में जब भी आप जजमेंट्स पढ़ते हो तो इंटरप्रिटेशन क्या किया अपोनेंट लॉयर ने, वो अपेलेंट के लिए भी हो सकता है, रिस्पोंडेंट के लिए भी हो सकता है। तो उसमें हमेशा आपको यही देखना है कि उसने लॉ पॉइंट्स को इंटरप्रेट कैसे किया, या लॉ को कैसे इंटरप्रेट किया। अगर वो इंटरप्रिटेशन आपको पता चल गया तो ट्रस्ट मी, यू विल बी एबल टू इंटरप्रेट और यू विल बी एबल टू प्लीड बिफोर द कोर्ट, सबमिशन बिफोर आपका कोर्ट काफी अच्छा होगा। ये सबसे तो सिविल क्रिमिनल का अपोनेंट लॉयर्स का जो भी पॉइंट्स है वो आपको तुरंत पता चलेगा। सिविल में अपेलेंट और ये रिस्पोंडेंट दोनों हो सकते हैं, बट जो क्रिमिनल में मोस्टली 90% आई वुड से कि डिफेंस का पॉइंट्स का ये आपको जानना जरूरी है। नाउ अच्छा, जजमेंट्स क्यों रीड करना है? सिर्फ इसके लिए कि जज को बताना है लॉ क्या है, या फिर वो जजमेंट का साइटेशन बता के हम अपनी छुट्टी करवा ले, हम अपने अक्यूज को बरी करवा ले, या सिविल मैटर है तो हम सूट जीत जाए, हम डिक्री हमें हमारे फेवर में पास हो जाए, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है तो हमें डिवोर्स की डिक्री मिल जाए, या मेंटेनेंस में अच्छा मेंटेनेंस मिल जाए। नहीं, आई वुड नॉट से कि सिर्फ इसीलिए आपको जजमेंट्स पढ़ना है। जजमेंट्स पढ़ने का सबसे अच्छा मतलब रीजन मैं कहूंगी कि आपका जो ड्राफ्टिंग है वो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होता है। आप जब भी कोई ड्राफ्टिंग करते हो तो आई वुड टेक मैं मोस्टली मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स बहुत करती हूँ, तो मैं आई विल टेक वन एग्जांपल ऑफ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। अगर आप कोई मैरिज नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराना चाहते हो, क्रुअल्टी बहुत आसान हो गया है इसलिए नल एंड वॉइड। अब नल एंड वॉइड के बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब नल एंड वॉइड आप जब भी लोगे तो नल एंड वॉइड में कोशिश करना कि आप नल एंड वॉइड के मैटर्स में बहुत सारे जजमेंट्स निकालना है आपको, लेकिन नल एंड वॉइड के में इसमें हर एक का जो नल वॉइड करने, मैरिज नल वो फोर्स भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है,
लड़की सिजोफ्रेनिक भी हो सकती है, लड़का सिजोफ्रेनिक हो सकता है। देयर आर सो मेनी रीजंस। तो आप कैसे करेंगे नल एंड वॉइड मैरिज को? तो आपको सारे जजमेंट्स वो कोशिश करना उठाना है, और उसमें से आपको छानबीन करके फैक्ट्स, लीगल इशू, कंक्लूजन निकालना है। उसमें जो नजदीक लग रहा है वो आपको लेना है। उससे आसान क्या होगा आपके लिए, उसमें जो उन्होंने पॉइंट्स लिए हैं, हो सकता है देखो कई बार ऐसे लोग बोलते हैं जो केस जीता हुआ है ना वो ही मुझे दीजिए, लेकिन जो केस जीता हुआ है वो ही कैसे दे सकते हैं? इतना आसान तो है नहीं कि कोई जजमेंट लिया और आपको पता चल गया कि ये मेरे पार्टी को लागू होगा। तो ऐसे समय में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये करना है कि वो डिफेंस, इसमें डिफेंस नहीं होगा, पिटिशन एंड रिस्पोंडेंट, जो अगर पिटिशन डिसमिस भी हो गई है, हाई कोर्ट ने भी डिसमिस कर दी है उनकी अपील, फैमिली कोर्ट की अपील आप ले लीजिए, या एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में भी डिसमिस हो गई, तो कौन से पॉइंट्स पे डिसमिस हुई है और अपोजिट लॉयर ने कौन सा ऐसा पॉइंट कोर्ट के नजर में लाया, या हाई कोर्ट में ऐसा कौन सा पॉइंट डिस्कस हुआ पिटिशनर का या रिस्पोंडेंट का, या तो उसके अलाउ हो गई या डिसमिस हो गई। दिस यू शुड नो। क्योंकि कभी भी मैंने हमेशा देखा, जब भी आप जजमेंट पढ़ते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कि अरे ये तो डिसमिस हो गया, तो मेरे अगेंस्ट में, मुझे कोई फायदे का नहीं, इसमें तो क्लाइंट, जो भी वो क्लाइंट है रिस्पेक्टिव, वो हार गया है। नो, वो हारा है या जीता है वो हमें नहीं करना है। हमको देखना है कि अपोनेंट लॉयर ने उसमें कौन सा पॉइंट उठाया था, वो पॉइंट हमारे काम का है क्या। कई बार हमको ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं अपोनेंट लॉयर्स के इसमें, जो हारे हुए भी है, उनमें ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं कि वो हम अपने पिटीशन में लीगल इशू करके ले सकते हैं। कई फैमिली कोर्ट में आपने देखा होगा कि ड्राफ्ट इशू दिया जाता है। तो ड्राफ्ट इशू क्यों दिया जाता है कि व्हाट इज द इशू फ्रेम्स। तो वो इशू फ्रेम आप कहाँ से करोगे, तो फ्रॉम जजमेंट्स। अगर मैंने जो भी प्रैक्टिस में सीखा है, आपको एकलव्य बनना है प्रैक्टिस में, तो आपका एक ही गुरु है जजमेंट्स। आपको, आप किसी भी लॉयर के पास प्रैक्टिस कर रहे हो, वो एक हद तक वही सिखा पाएगा जिस प्रकार के मैटर उसके पास आते हैं, लेकिन वो उसके बियॉन्ड नहीं सिखा सकता, क्योंकि उनके मैटर, अगर मेरे पास कंज्यूमर है मैटर है, मेरे पास क्रिमिनल मैटर्स है, तो हो सकता है मेरे पास सिविल सूट नहीं हो, तो मैं सिविल सूट सिखा नहीं पाओगे। लेकिन जजमेंट एक ऐसा रास्ता है आपके पास कि आप वहां से सीख सकते हो। तो सबसे आसान तरीका है कि आपको जजमेंट्स पढ़ लेना है, और उसमें दोनों तरफ के लॉयर्स ने कौन सा पॉइंट्स उठाया है वो सारे पॉइंट्स आपको जॉट डाउन करना है, और उसमें से कौन सा पॉइंट्स आपके ड्राफ्टिंग के लिए काम आएगा ये आपको ध्यान रखना है। तो जजमेंट में हमेशा यू ऑलवेज लुक फॉर बोथ साइड्स पॉइंट्स, रेज क्या किया है, डिफेंस ने किया है या प्रोसिक्यूशन ने किया है। क्रिमिनल मैटर, मैट्रिमोनियल में अपेलेंट ने किया है, अगर फैमिली कोर्ट का अपील है, एफसीए है, तो इसने पिटिशनर ने कौन सा पॉइंट लिया है, रिस्पोंडेंट ने कौन सा लिया है, अपेलेंट ने कौन सा लिया है, रिस्पोंडेंट ने कौन सा लिया, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इससे आगे जाके एक और छोटी सी चीज है कि डिस्कशन क्या होता है। वो डिस्कशन आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने डिस्कशन नहीं देखा है, एक बार आपने सारे जजमेंट इस नजर से देख लिए, तो आपको डिस्कशन के लिए दो चार जजमेंट्स मिल जाते हैं। उसमें डिस्कशन क्या हो, जजेस ने क्या ऑब्जर्व किया है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी डिस्कशन से हमको ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जो दोनों पार्टी ने नहीं लिए, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन से पॉइंट्स हम अवॉइड कर सकते हैं। कई बार ऐसे होता है कि मैंने ऐसा भी कोई एक जजमेंट देखा है जिसमें वो बोलते हैं कि वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन पिटिशन में लिखा तो उनको बच्चे हैं। तो ध्यान रखना है, हमको कट पेस्ट नहीं करनी है। कई बार कट पेस्ट में पुरानी पिटिशन से नई पिटिशन बना रहे हैं, तो पुरानी पिटिशन में 2 बच्चे थे, इसमें बच्चे थे नहीं, और वो चला गया, तो पिटिशन, वैसी पिटिशन डिसमिस ही करने वाले हैं जजेस। वो क्या कर सकते हैं, अगर आपने इम्पोर्टेंट लिखा है और दूसरी जगह लिखा है उनको 2 बच्चे हैं तो। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैं मतलब जजमेंट्स का एक रेशियो डेसिडेंसी और ऑबिटर डिक्टा। दोज हु आर लॉयर्स दे नो, हमने ऐसे लॉयर पढ़ा है जब हम पढ़ाई कर रहे थे एलएलबी की। तो रेशियो डेसिडेंसी, ऑबिटर डिक्टा। अब रेशियो डेसिडेंसी क्या है, टू बी वेरी स्पेसिफिक, प्रिंसिपल या जो लॉ फॉर्मुलेट हुआ है, व्हाट इज द प्रिंसिपल लेट डाउन इन दैट मैटर, दैट वी शुड नो। रेशियो और ऑबिटर डिक्टा है कि जजेस ने ऑब्जर्वेशन किया। कई बार जजेस बहुत सारी बातें करते हैं उसमें, और उसमें हो सकता है कि कोई गीता का श्लोक भी लिखा हो, गालिब का कोई शायरी भी लिखा हो। कई बार देखा है कि संस्कृत के श्लोक भी आपको मिलेंगे, अगर आपने पढ़ा है, कबीर के दोहे भी आपको जजमेंट्स में मिलेंगे। मैं पिटिशन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट ड्राफ्ट करती हूँ तो मैं कोटेशंस डालती हूँ, इसलिए डालती हूँ कि हो सकता है, मैं ये नहीं बोलती कि जज का या पढ़ने वालों का मूड चेंज होता है, बट दैट शोज कि व्हाट लेवल ऑफ सीरियसनेस आप आपकी ड्राफ्टिंग को लेते हो। आप जब भी किसी क्लाइंट का ये बना रहे हो, पिटिशन बना रहे हो, तो आप उसकी लाइफ
अगर 10 साल की शादी और उसके बाद आपके पास डिवोर्स आया करने आया है, तो उसकी 10 साल की लाइफ आप 10 पेज में सबमिट करना चाहते हो, 40 पेज की पिटिशन नहीं बनानी है, लेकिन 10 या 8 पेज की जब हम डिवोर्स पिटिशन बना रहे हैं, तो आप उसमें काफी चीजें उसमें समाहित कर रहे हो। लेकिन वो समाहित करने का मतलब ये नहीं कि हम 40 पेज लिख ले या फिर हम कुछ भी ना लिखे, हमको उसकी 10 साल की जिंदगी अपने को 10 पेज में लिखनी है। तो यू शुड बी वेरी क्लैरिटी होना चाहिए। तो रेशियो डेसिडेंसी और ऑबिटर डिक्टा, इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। जब भी आप जजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें रेशियो क्या लेट डाउन करना है। हो सके तो कोशिश कीजिए, अगर किसी को जजमेंट पढ़ने की बहुत अच्छी आदत है तो वो एक नोटबुक में जजमेंट्स, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के जजमेंट, क्रिमिनल ट्रायल के जजमेंट्स, इंपॉर्टेंट जजमेंट लिख सकता है। अभी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है कि नॉर्मली गूगल से हमको सब मिल जाता है, बट आई वुड ऑलवेज से कि रिटन नोट्स आर मोर इम्पोर्टेंट, which I have seen in my during my AOR examination, though I had all the technology, but जो रिटर्न नोट्स में फटाफट मतलब रेफर कर पाई, वो उसने मुझे काफी हेल्प किया। इफ यू सी सिविल सर्विस के एग्जाम में भी अगर जो टॉपर्स है, तो उनको उनसे भी आप यही सुनोगे हमेशा कि उन्होंने रिटर्न नोट्स काफी रेफर किए। तो ऑबिटर डिक्टा और रेसिडेंसी, ये सबको जो जजमेंट्स पढ़ते हैं उनको पता ही होना चाहिए। क्योंकि जब आप मुझे हम लोग आपस में इतना ऑबिटर डिक्टा रेशियो डेसिडेंसी की बात नहीं करते, लेकिन व्हेन यू आर बिफोर द कोर्ट, द जज बिफोर द हाई कोर्ट, बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो आपको पूछे में कि ये तो इसका ऑबिटर दिखता है, रेशियो डेसिडेंसी बताइए, आप इधर उधर की बातें मत कीजिए। तो ऑब्जर्वेशन से नहीं, कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया उससे हमको बहुत जरूरी है। नाउ आई वुड लाइक टू टेक यू थ्रू सम ऑफ द जजमेंट्स, विच मतलब बहुत सारे जजमेंट्स है, लैंडमार्क जजमेंट्स है, जिसने देश का पूरा बोलते हैं ना इतिहास भी चेंज किया और आने वाला भविष्य भी चेंज किया है। तो उसमें अभी सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट एडल्टरी पे आया, जोसेफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जोसेफ शाइन। तो ये एडल्टरी पे जो जजमेंट है, इतना मतलब उसने पूरा लॉ ही चेंज कर दिया। 497 जो सेक्शन है इंडियन पिनल कोड में, 150 पौने 2 साल से चल रहा था, वो उसको मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल करके उसको स्ट्रक ऑफ कर दिया। तो आप सोचिए, जब इसको निकाल दिया गया तो जो काम पार्लियामेंट ने किया वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो ऐसा मतलब एक जजमेंट पूरा मतलब देश का इतिहास और आने वाला भविष्य भी चेंज करेगा। अब इसे इतिहास कैसे चेंज होता है कि आप पहले वाले जजमेंट नहीं पढ़ सकते 497 में, क्योंकि सारे उनके जो भी पेंडिंग केसेस है इंडियन पिनल कोड में 497, वो सारे के सारे उड़ गए इन द सेंस वो अभी रद्द हो गए, वो केसेस नहीं चलेंगे अनलेस दे आर वो 498 के साथ या किसी और सेक्शन के साथ चल रहे। तो ये सेक्शन अपने आप डिलीट हो गया। तो ये जो जजमेंट था 2018 का, इसने पूरा मतलब बोलते ना एक सिनेरियो चेंज कर दिया। तो एक जजमेंट पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक चीज को कर सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन सिर्फ पता होने से नहीं चलेगा, हमको वो रीड भी करना है। और रीड करने से ये होगा कि कोर्ट ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए किया है। तो कुछ लोगों का, मैंने इसका जब ये जजमेंट आज मैं पढ़ रही थी तो उसका एक व्यू ऐसा भी है, ओवरव्यू उन्होंने कहीं पर ऐसा भी लिखवाया गया है कि कुछ लोगों ने इसकी निर्भत्सना की है, निंदा की है कि जेंडर इक्वालिटी करने से अच्छा तो ये होता, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी इस रूप से भी हो सकती थी कि लेडीज को भी, जेंट्स और लेडीज दोनों को भी मतलब इक्वली मतलब वो लोग पकड़ते कि दोनों मतलब दोनों को गुनाह के रूप में पकड़ते, गुनहगार के रूप में, जो नहीं हुआ। लेकिन जो जजमेंट डिसाइड हुआ वो क्या कि वुमेन को प्रॉपर्टी के रूप में, वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी के रूप में है, ऐसे करके जजमेंट को डिसाइड किया है। तो देखो व्यू बहुत अलग है, हम कुछ सोच रहे हैं लेकिन जजेस कुछ और सोच रहे हैं। तो वो ऑब्जर्वेशन जो जजेस का है वो रीड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉमन पब्लिक क्या बोलते हैं, ऐसे कैसे एडल्टरी निकाल दिया, कैसे गलत नहीं है, आप शादीशुदा किसी और के साथ संबंध कैसे बना सकते हैं। लेकिन कोर्ट का व्यू ये नहीं है, कोर्ट का व्यू ये था कि जो वुमेन है, वाइफ है, वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है हस्बैंड की, वो उसको ओन नहीं करता है, इस एंगल से जजमेंट दिया गया है। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग टू योर नोटिस। नाउ अभी जो क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 482 सीआरपीसी। 482 सीआरपीसी के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि 482 सीआरपीसी जितना हमें सिंपल दिखता है कि इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, इतना सिंपल नहीं है। वो बहुत कुछ चीजें अपने में समाविष्ट किए हुए हैं, उसमें सिर्फ क्वेश्चन के ऑर्डर नहीं मिलते। तो ऐसी कोई रेमेडी जो कहीं पर अवेलेबल नहीं है, आप 482 में कर सकते हैं। मेरे पास एक ऐसा मैटर आया था जिसमें वो लेडी को कैश बेल नहीं मिल रहा था ट्रायल कोर्ट से, तो मैं हाई कोर्ट में गई 482 में।
तो कैश बेल के काफी जजमेंट्स है अभी तो, मतलब मेरे ख्याल से नॉर्थ से भी एक जजमेंट बहुत अच्छा आया है। मेरे एक जजमेंट मैंने डिस्कस किया है, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट द नेम राइट नाउ, बट इट इज वेरी गुड जजमेंट जो बोलता है। और बॉम्बे हाईकोर्ट में सज्जन सिंह का वगैरह जजमेंट है जो बोलता है कि कैश बेल अलाउ करना चाहिए। लेकिन 482 में आप कैश बेल के लिए जा सकते हैं, क्योंकि 482 का मतलब होता है अरे क्वेश्चन करना है 482 सीआरपी से लगा दीजिए। नो, 482 बहुत इनहरेंट पावर लेके अपने में। तो 482 सीआरपीसी का एक सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट मैं बोलूंगी भजन लाल का जजमेंट है, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल 1992 का जजमेंट है। ये ऐसा जजमेंट है जिसमें अगर आपने 482 का पिटिशन डाल रहा है और आपको भजन लाल की मालूमात नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। व्हेन यू स्पीक विद ऑथोरिटी, उसके बाद भी बहुत सारे जजमेंट आए, उसके पहले भी मधुले में का भी जजमेंट है, बहुत सारे जजमेंट है। लेकिन इस जजमेंट को अनलेस एंड अनटिल यू आर पुटिंग बिफोर द कोर्ट, वो कोर्ट समझेगा कि आपका 482 कंप्लीट ही नहीं होता है। सो वेन एवर यू मेक अ एप्लीकेशन अंडर 482 सीआरपीसी, काइंडली ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम भजन लाल। आप भजन लाल से स्टार्ट करोगे और रिसेंट तक जाओगे तब कोर्ट समझेगा सच में। बाद में जोशी का भी एक जजमेंट है 498 पे 482 का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट भजन लाल का है जिसमें काफी डिस्कस किया हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें काफी सारी चीजें बोली है। जहां तक मुझे याद है उसमें 7 गाइडलाइंस दी गई है और वो कहता है कि एब्यूज ऑफ प्रोसेस को रोकना है और सिक्योर एंड ऑफ जस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Now next we could go to anticipatory bail application. I have a separate video made on the anticipatory bail application. उसमें सारे anticipatory bail application के judgments, important judgment मैंने discuss किए। अगर आपको वक्त मिलेगा तो बिल्कुल देखिएगा। You won't be looking here and there if you go through that video. Anticipatory bail application में I will start from गुरु बख्श सिंह, ये 1980 का जजमेंट है। ट्रस्ट मी, इफ यू रीड दिस जजमेंट फुल्ली, आपको एंटीसिपेटरी बेल का जो कंसेप्ट है, देखिए जज बेल देता है नहीं देता है ये उनका काम है, उनका नजरिया है। दे मे फाइंड अ केस वेयर दे से कि बेल देना चाहिए, दे मे फाइंड अ केस वेयर दे फील कि द अक्यूज डज नॉट डिजर्व टू बी एनलार्ज ऑन एंटीसिपेटरी बेल, वो उनका नजरिया है। बट आपका जो नजरिया होता है एक्यूज के लिए या आप प्रोसिक्यूशन के लिए खड़े हो रहे हैं तो आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि आपको क्या बोलना है कोर्ट के सामने। तो गुरुबख्श सिंह का जो सिबिया का जजमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसा कोई एंटीसिपेटरी का बाद का जजमेंट नहीं है जिसमें गुरुबख्श सिंह सिबिया को मतलब अपलोड नहीं किया गया है या फिर उसको मतलब साइट नहीं किया गया, तो ये सबसे ज्यादा साइट हुआ जजमेंट है। और इसका एक रिसेंट जजमेंट बोलूंगी सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट, ये 2020 कोरोना के आसपास ये जजमेंट आया हुआ है। ये जजमेंट बहुत फ्लैश नहीं हुआ। इस सुशीला अग्रवाल का जजमेंट कहता है कि जब भी आपका एंटीसिपेटरी बेल हो जाता है हायर कोर्ट से, इट इज अ परमानेंट एंटीसिपेटरी बेल, आपको फ्रेश बेल नहीं लेना है अनलेस देर इज अ रीजन मेंशन इन दी योर जजमेंट एंटीसिपेटरी के कि आपने ये आपको ये टेम्पररी बेल है, आपको फिर फ्रेश बेल लेनी है, देर इज सम कंडीशन टू दैट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एंटीसिपेटरी बेल का भी जजमेंट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम गुरुबख्श सिंह एंड सुशीला अग्रवाल जो अभी रिसेंट का जजमेंट है। एंड देर इज अ वीडियो अबाउट दिस ऑन यूट्यूब, काइंडली गो थ्रू दैट। उसमें एक जजमेंट मैंने ऐसा भी बताया है जिसमें सब एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट होने के बाद इज इट मैंडेटरी टू अरेस्ट दी अक्यूज? नो, इट इज नॉट मैंडेटरी एंड देर इज वन जजमेंट, वो प्लीज आप चेक कीजिएगा। नाउ एक सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट पे जाते हैं, अरनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। पूरे देश में इस जजमेंट ने, ऐसा नहीं कि इसके पहले लॉ नहीं था, मतलब जो हमारी सीआरपीसी थी आईपीसी थी वो वैसे का वैसा ही है। इस जैसे 497 को चेंज किया एडल्ट्री को लॉ को, वैसे इसको काफी कुछ चेंज नहीं किया। लेकिन इसमें ऑब्जर्वेशन इतना अच्छा है, मैं इसको मतलब ये नहीं बोलूंगी कि ऑबिटर डिक्टा, पूरा रेशियो डेसिडेंसी बोलेंगे जजमेंट को। बहुत छोटा जजमेंट है, हार्डली 6-7 पेज का होगा अगर आप पढ़े हुए तो बेल का अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, अगर आप क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हो तो और बेल के लिए जाते हो तो अरनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार आपको मालूम होना चाहिए। आप पुलिस स्टेशन जाते हो तो अरनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, ये जजमेंट में आपको ये बताया गया है कि कब तक ये मतलब जो अरेस्ट कब हो सकती है, उसके अरेस्ट के गाइडलाइंस क्या है। आई वोंट से गाइडलाइंस क्योंकि ऑलरेडी लॉ लेट डाउन है हमारे आईपीसी और सीआरपीसी में अरेस्ट के बारे में, कैसे अरेस्ट होना चाहिए। अप टू 7 years पनिशमेंट होगी तो अरेस्ट नहीं करना है। अगर ये जजमेंट पढ़ेंगे तो व्हेन यू आर गोइंग टू पुलिस स्टेशन इफ यू नो दिस जजमेंट, तो ट्रस्ट मी वो पुलिस वाला भी आपको, मैं बोलूंगी वो आपको रिस्पेक्ट देगा, आपकी इज्जत करेगा कि
मैडम को या साहब जो आए हैं, लॉयर साहब आए हैं, वकील साहिबान साहिब आए, उनको पता है। तो अरनेश कुमार में तो अरेस्ट के बारे में, हाउ टू अरेस्ट, अरेस्ट का पूरा मतलब बोलते हैं ना, इतिहास भूगोल सब कुछ दिया है, वो आपको जरूर देखना है। नाउ one more important judgment, I would like to speak from the study point of view. रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में, अगर यहाँ पर कोई लॉ स्टूडेंट है वो तुरंत मुझे बता देगा कि मैं कौन से जजमेंट के बारे में बोल रही हूँ। मनेका गांधी के जजमेंट के बारे में। दिस जजमेंट रन्स इनटू 100+ पेजेस। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड दिस जजमेंट, बट व्हेन आई वाज गिविंग AOR एग्जाम, तो मुझे याद है मेरे सीनियर थे, तो उन्होंने बोला था कि ये जजमेंट जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बार बार है ना नया पॉइंट मिलता है। तो मनेका गांधी का जजमेंट आर्टिकल 21 पे है। जब भी आप रिट पिटिशन करते हो किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, आपको मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट मालूम होना चाहिए। एंड बस सीनियर विद 40 इयर्स प्रैक्टिस कह रहे हैं कि मैं जब भी ये पढ़ती हूँ जजमेंट तो मुझे कुछ नया मालूमात होती है। तो हमें भी नए मालूमात होगी, हमें तो कितना ज्ञान लेना है इसमें। तो ऑलवेज ट्राई टू रीड दिस जजमेंट। इसमें ऑडी अल्टरम पार्टम का एक रूल लॉ लेट डाउन हुआ था, या प्रिंसिपल बताया गया था कि ऑलवेज हियर द अदर साइड। अगर कोई नोटिस निकलती है, मनेका गांधी का केस सिंपल पासपोर्ट का केस है, उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था ना, शी वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। तो वो जब सुप्रीम कोर्ट में थे, वहां पर ये जो बात हुई कि आप अदर साइड, यू कांट डिसाइड अदर साइड केस विदाउट हियरिंग देम, यू हैव टू गिव देम नोटिस। आपको कुछ भी एक्शन लेनी है, कोई भी डिपार्टमेंट को या किसी का अगेंस्ट भी कुछ ऑर्डर पास करना है, तो आप उनको बिना हियर किए पास नहीं कर सकते। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप मतलब कोई रिट पिटिशन बनाते हैं, आर्टिकल 21 पे कर रहे हो, तो काइंडली मनेका गांधी का जजमेंट आप कोशिश कीजिएगा कि आप पढ़ सकते हैं। एंड आई वुड आस्क ऑल दोज हु आर प्रेजेंट, ट्राई टू रीड मनेका गांधी जजमेंट। मतलब वो भी बेस है। मतलब उसमें कौन सा जजमेंट, उसके पहले एडीएम जबलपुर था जो इमरजेंसी के वक्त आया था 1975 का, तो सारे जजमेंट का रेफरेंस है। 121 पेज का जजमेंट है इंडियन कानून .com पे। मेरा फेवरेट इंडियन कानून .com रहा है। जब भी मैं कोशिश करती हूँ कुछ भी ड्राफ्टिंग के लिए या कुछ नया पढ़ने के लिए, तो कोशिश ये करती हूँ कि मैं इसी में जाऊँ। तो ये आसान तो नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। अगर डेली हम एक जजमेंट पढ़ते हैं तो 30 जजमेंट महीने के हो जाते हैं, और 365 दिन के 365 जजमेंट हो जाते हैं। तो एक लाइफ मुमकिन नहीं है, क्योंकि कई जजमेंट्स रन्स इनटू hundreds of pages. It is very difficult, and there are I think more than 24 high courts in our country. तो अगर हर हाई कोर्ट का जजमेंट भी पढ़ने जाएंगे बहुत मुश्किल है। मैं बंबई में रहती हूँ, तो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट और दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में काफी ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मेरे जो ट्रायल कोर्ट के मैटर्स है वो इन्हीं हाई कोर्ट्स में जाएंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो आपको अपडेट रहना बहुत जरूरी है। तो एक लाइफ में मुमकिन नहीं सारा पढ़ना, बट विद बोलते ना, थोड़ा विद लिटिल प्रैक्टिस इवन यू विल बी एबल टू मास्टर हाउ टू रीड जजमेंट्स। इट्स नॉट, आई वुड से इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट इफ यू गिव टाइम इट इज वेरी इजी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, जजमेंट पढ़ने का सबसे अच्छा फायदा होता है कि आपकी जो लैंग्वेज होती है वो काफी रीच हो जाती है। आपका जो कोर्ट के सामने सबमिशन है, ये परसुएडिंग पावर है जजेस को बोलने की, वो काफी अच्छी हो जाती है। आपका ड्राफ्टिंग का लेवल सुधर जाता है। तो जजमेंट पढ़ने का फायदा ये होता है कि आप जब 4 लोगों में बैठे हैं, तो अब बहुत, मैं पटना हाईकोर्ट गई थी तो मैं बहुत अच्छे से एक जजमेंट के बारे में कुछ डिस्कस कर रही थी, तो देवर शॉक कि मैडम को पता है। तो अगर आपको करंट जजमेंट्स के बारे में अपडेट रहोगे तो काफी आसान रहेगा, और वो आपको रोज के डेली लाइफ में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट रीडिंग जजमेंट्स। आई एम विल बी हैप्पी इफ देयर आर सम क्वेश्चंस ऑन इट।